विराज की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत एक बार होती है बरखुरदार और वह हमने अपनी जवानी में कर ली। अब तो बस उसके पास जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब बाकी की आशिकी मरने के बाद ही पूरी करेंगे। वह तो हमें छोड़कर चली गई। कहते हुए डीजे के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। डीजे के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विराज ने एटीट्यूड के साथ कहा, दिग्विजय जिंदल आपको इमोशनल होना भी आता है। डीजे के मुंह से दिग्विजय जिंदल सुनकर डीजे ने उसे घूरते कहा, नालायक लड़के कितनी बार कहाँ है, मुझे इस नाम से मत बुलाना। दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर चुका है। दिग्विजय जिंदल के मरने के बाद डीजे पैदा हुआ था और अब तुम्हारे सामने गैंगस्टर डीजे खड़ा है। कॉल मी डीजे एम, कितना कूल नाम रखा है मैंने। बड़ा आया दिग्विजय जिंदल बोलने वाला। नालायक लड़का। कहते हुए डीजे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगे। वो दोनों इस वक्त बिल्कुल किसी जिगरी दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। विराज जब भी डीजे के साथ होता था वह अपनी रियल पर्सनैलिटी को भूल जाता था। उनके साथ मस्ती करना, मजाक करना विराज की आदत थी। बाकी दुनिया में शायद ही कोई था जो विराज के साथ मजाक कर सके। वही खुशी दौड़ते हुए जाकर धैर्य के पास खड़ी हो गई। धैर्य को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, उसने टेढ़ी नजरों से पलटकर देखा तो उसका ध्यान खुशी पर गया, जो कि अपनी नीली नीली आंखों में मासूमियत भरकर उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। खुशी को देखकर धैर्य ने अपने हाथ में पड़ी हुई केक की प्लेट की तरफ देखा, जिसे खुशी घूर रही थी। धैर्य ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम्हें ये चाहिए क्यूटी पाई। खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, धैर्य तुम हमें केक नहीं दोगे, थोड़ा सा दो ना। धैर्य ने एक चम्मच लिया और खुशी को देते हुए कहा, ओके ये लो खा लो। खुशी भी धैर्य के पास बैठकर प्लेट से उसके साथ केक खाने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए केक खा रहे थे। दूर खड़ी ईशा जी का ध्यान जैसे ही खुशी और धैर्य पर गया, उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, इस नालायक लड़के को कितनी बार कहा है, इस मनहूस लड़की से दूर रहो, पर यह है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसे अच्छे से समझाना होगा। कहते हुए ईशा जी तेज कदमों से चलती हुई धैर्य और खुशी के पास आ गई। खुशी हंसते हुए धैर्य से बात करते हुए केक खा रही थी। तभी ईशा जी ने उसके हाथ से चम्मच छीनकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रह, समझ नहीं आता तुझे। ईशा जी के अचानक से चम्मच खींचने की वजह से खुशी डरते हुए उनकी तरफ देखने लगी। इस वक्त वह लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे। किसी का भी ध्यान लोगों की तरफ नहीं था। ईशा जी को देखकर खुशी डरते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। धैर्य ने ईशा जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम क्या हुआ है आपको, हम दोनों बस केक खा रहे थे, चिल्ला क्यों रही हो आप। ईशा जी ने गुस्से से धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो, कितनी बार कहा है इस मनहूस से दूर रहा करो। दूर रहना तो दूर की बात है, तुम इसके साथ एक ही प्लेट में केक खा रहे हो, पता नहीं ये जहरीली नागिन तुम्हें मार ना डालें। ईशा जी की बात सुनकर धैर्य को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए मॉम, आप कुछ भी बोल रही है। धैर्य को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए देखकर ईशा जी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, माँ हूँ तुम्हारी। इस अनाथ लड़की के लिए तुम अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते और तू मेरे बेटे से और मेरी बेटी से दूर रहे, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरा विराज भी नहीं बचा पाएगा। ईशा जी की बात सुनकर खुशी ने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा और दौड़ते हुए आरती की तरफ भाग गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर धैर्य को बहुत बुरा लग रहा था। अगर ईशा की उसकी माँ नहीं होती तो वह अच्छे से उन्हें सबक सिखाता। उसने गुस्से से केक की प्लेट टेबल पर पटकते हुए कहा, आप ही खा लीजिए, दूसरों को खुश देखकर तो सुकून नहीं मिलता ना आपको। कहते हुए धैर्य भी गुस्से से वहां से चला गया। वहीं खुशी दौड़ते हुए आकर सीधा विराज से लिपट गई। विराज जो डीजे के साथ बात कर रहा था, अचानक से खुशी के इस तरह से लिपटने की वजह से उसका ध्यान खुशी पर गया।
खुशी अपना चेहरा उसकी कमर में छुपा कर सिसक रही थी। जैसे ही विराज को एहसास हुआ कि खुशी रो रही है, उसने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, खुशी क्यों रो रही हो आप? कहते हुए विराज ने खुशी का चेहरा ऊपर किया। विराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर खुशी ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ पर नहीं रहना, सब बुरे हैं यहाँ पर, सब बुरे हैं। खुशी की बात सुनकर डीजे ने प्यार से कहा, क्या हुआ? हमारी राजकुमारी को किसने रुलाया आपको? आप अपने हैंडसम दादू को बताओ। आपके हैंडसम दादू उसे इंसान को अच्छे से सबक सिखाएंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी को रुलाने की? डीजे की बात सुनकर खुशी ने सिसकते हुए कहा, वह धैर्य की मम्मी बहुत बुरी है। उन्होंने कहा कि हम मनहूस है। हम तो सिर्फ धैर्य के साथ केक खा रहे थे। उन्होंने हमसे बोला कि हम धैर्य और धानी दीदी दोनों से दूर रहे, पर वह तो हमारे दोस्त है ना। क्या हम सच में इतने बुरे हैं? बोलो ना हैंडसम दादू, वो हमेशा हमारे साथ ऐसा करती है। वो बहुत ज्यादा बुरी है। खुशी की बात सुनकर विराज ने गुस्से से घूर कर कुछ दूर खड़ी ईशा जी की तरफ देखा, जो कि कुछ अमीर घरों की औरतों के साथ बातें करते हुए काफी ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, मेरी एंजल की आंखों में आंसू लाया ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ ईशा सिंघानिया। कहते हुए विराज के होठों के कौन टेढ़े हो गए। उसने खुशी की तरफ देखकर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रोना बंद करो। छोटी छोटी बातों पर रोकर तुम्हें खुद को कमजोर नहीं बनाना है। तुम मेरी एंजल हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। समझ आया तुम्हें? विराज की बात सुनकर खुशी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हमें बुरा लगता है, फिर हम क्या करें? हमारी आंखों में आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। विराज ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तो लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद कर दो, जो तुम्हारे कोई नहीं लगते। उनकी बातों पर अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो जिंदगी रोने में बीत जाएगी, और तुम्हें अपनी जिंदगी रोने में नहीं बितानी है। विराज की बात सुनकर खुशी मासूमियत से उसे देखने लगी। विराज ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कुछ मैसेज किया और खुशी के साथ एक टेबल पर आकर बैठ गया। उसने सर्वेंट से कहकर खुशी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम और केक लाने के लिए कहा। खुशी जो अभी तक रो रही थी, विराज की बात सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने खुशी से कहा, आप सच में हमें सब कुछ खाने दोगे? विराज खुशी को ज्यादातर ऐसी चीज नहीं खाने देता था। खुशी बचपन से ही काफी सेंसिटिव थी, जिस वजह से वह जल्दी बीमार पड़ जाती थी, और विराज उसकी हेल्थ को लेकर कभी भी रिस्क नहीं लेता था। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ा थोड़ा, आप ज्यादा नहीं खा सकती, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विराज की बात सुनकर खुशी ने अपना सर हिला दिया। वह तो थोड़ी सी ही चीजें ही खाने से खुश थी। कुछ ही देर में वहां पर खुशी की सारी फेवरेट चीज आ चुकी थी और खुशी विराज के हाथों से सब कुछ खा रही थी। खुशी के हाथ में विराज का मोबाइल था और वो गेम खेल रही थी, और विराज उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। सभी लोग इस तरफ देख रहे थे। रूड, एरोगेंट विराज सिंघानिया को इस तरह से एक छोटी सी बच्ची का ध्यान रखते हुए देखकर बिजनेस इंडस्ट्री के लोग काफी हैरान थे। वही डीजे मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। खुशी जो चुपचाप आइसक्रीम खा रही थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें यह नहीं खानी है। विराज आप हमें केक खिलाओ। खुशी की बात सुनकर विराज उसे केक खिलाने लगा। केक खाते ही खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें पिज्जा खाना है। विराज घूर घूर कर इस बदमाश बच्ची को देख रहा था, जो खाने में नखरे कर रही थी, पर विराज को उसके नखरे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बचपन से वही तो उसके नखरे उठा रहा था। खुशी जो कहती, विराज चुपचाप उसे वह सब कुछ खिला रहा था। खुशी भी मजे से सब कुछ एंजॉय करते हुए चुपचाप आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर सब कुछ खा रही थी। आज इतने दिन बाद उसे अपनी सारी फेवरेट चीज मिली थी, वरना हमेशा उसे हेल्दी चीजें खानी पड़ती थी, जो विराज उसे खिला था। पार्टी चल ही रही थी कि तभी अचानक से एक उम्र दराज औरत, जो कि काफी बड़ी बिजनेस वुमेन रह चुकी थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, हमारा रानी हार खो गया है। उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देखने लगे।
विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के दोबारा उसे खिलाने लगा। खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, विराज वो ऐसे क्यों चिल्ला रही है? विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, इग्नोर करो। वही सारे बिजनेसमैन उस औरत की तरफ देखने लगे। वो अपने जमाने की काफ़ी फेमस औरत थी और अब उसके बेटे उसका बिजनेस संभालते थे। राम सिंघानिया ने उससे औरत के पास आते हुए कहा, कौशल्या जी क्या हुआ? उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपकी पार्टी में किसी ने मेरा रानी हार चुरा लिया है। वह लंदन की महारानी का था। उसकी कीमत 2000 करोड़ थी। उस औरत की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी बिजनेसमैन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। राम सिंघानिया ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कौशल्या जी शांत हो जाइए। आपका हार यही कहीं होगा। यहाँ पर सभी लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी आपका हार नहीं चुराएगा। आप रुकिए, हम अभी ढूंढवाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपका हार मिल जाएगा। राम सिंघानिया की बात सुनकर वह औरत शांत हो गई। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में भगदड़ मच चुकी थी। सभी लोगों पर शक था क्योंकि हर की कीमत 2000 करोड़ थी। ऊपर से वह हर है लंदन की महारानी का था। अगर आज उसे मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत 5000 करोड़ तक हो सकती थी और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इतने करोड़ में तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन किसी बड़े बिजनेसमैन को टक्कर दे सकता था। इस भगदड़ के बीच डीजे का ध्यान विराज पर गया, जो कि शांत बैठा हुआ था। डीजे ने विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुद से कहा, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे इस नालायक लड़के का हाथ है। वो ये सब सोच रहे थे कि तभी कौशल्या जी जिनका हार चोरी हुआ था, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया इतनी देर हो गई पर अभी तक हमारा हार हमें वापस नहीं मिला। क्या आपके घर में मेहमानों के साथ यही सब होता है? राम जी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। वह हार यही कहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज पूरे हॉल में सभी के सामने दिखाई जा रही थी। उसमें कौशल्या जी के यहाँ गले में बेहद खूबसूरत हार नजर आ रहा था, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा था। कौशल्या जी ईशा जी के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। उसके बाद फुटेज में वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब वो नजर आई तो उनके गले में हार नहीं था। ये देखते ही कौशल्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने आखिरी बार आपकी छोटी बहू से बात की थी, उसके बाद से मेरा हार नहीं मिल रहा है। जरूर इसी ने मेरा हार चुराया है। कौशल्या जी की बात सुनकर ईशा जी जो कि चुपचाप खड़ी थी, उन्होंने घबराते हुए कहा, यह क्या कह रही है आप मिसेज माथुर? आप खुद मेरे साथ बात करने के लिए आई थी। मैं क्यों आपका हाथ चुराऊंगी? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। ईशा जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरा जार कितना खूबसूरत था, ये तुमने कितनी बार बोला? बार बार तो मेरे हार को देख रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरा हार चुराया है। पैसे वाली हो पर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2000 करोड़ का हार पहन सको। कौशल्या की उम्र में काफ़ी बड़ी थी, ऊपर से वह भी काफ़ी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी बात सुनकर ईशा जी को गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। कौशल्या जी को इस तरह से अपनी बहू पर इल्जाम लगाते हुए देखकर राम जी ने उनके पास आकर उन्हें शांत करते हुए कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी कौशल्या जी, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती। सिंघानिया परिवार की बहू को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। राम जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने गुस्से से कहा, तो आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया की मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आखिरी बार आपकी बहू से ही बात की थी और उसके बाद से मेरा नेकलेस गायब है और आपकी बहू बार बार मेरे नेकलेस को छूने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह भी ऐसा ही नेकलेस खरीदना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो पूछिए अपनी बहू से। कौशल्या जी की बात सुनकर राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि उसने आपके नेकलेस की तारीफ की होगी, पर वह हमारी बहू है।
उसे आपका नेकलेस चुराने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा बहू बताए। ईशा की जो कि अब तक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखिए मिसेज राठौर, आप बहुत अमीर है पर हम भी कोई गरीब नहीं है। मैं सिंघानिया परिवार की छोटी बहू हूँ। इतना महंगा न सही पर महंगा नेकलेस में भी पहन सकती हूँ। मुझे आपका नेकलेस चुराने की, वह भी अपने ही घर की पार्टी में, कोई जरूरत नहीं है। ईशा जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, जब तक मेरा नेकलेस नहीं मिल जाता, मेरा शक तो तुम पर ही रहेगा। मुझे मेरा नेकलेस चाहिए, कहते हुए कौशल्या जी चिल्लाने लगीं। पार्टी में अब सभी लोग ईशा जी को ही शक भरी नजरों से देख रहे थे। ईशा जी को इस वक्त गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वही विराज अभी भी चुपचाप खुशी को खाना खिला रहा था। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, चलिए ना विराज, वहां पर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। हमें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या किसी ने चोरी की है? खुशी की बात सुनकर विराज ने टिश्यू पेपर से उसका चेहरा साफ किया और उसका हाथ पकड़कर उठकर खड़ा हो गया। विराज एरोगेंट तरीके से चलता हुआ सभी के पास खड़ा हो गया। ईशा जी अभी भी अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उन्हें हद से ज्यादा अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उनका बस चलता तो अब तक वो कौशल्या जी के गाल पर 2-3 चांटे लगा चुकी होती। अनुज जी ने ईशा जी के पास आते हुए कहा, ईशा तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना, हमारे खुद के घर में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है और पापा जी चुपचाप खड़े हैं। माना कि वह बड़ी है पर इसका यह मतलब नहीं कि वह इस तरह से मेरी बेइज्जती करें। ईशा जी की बात सुनकर अनुज जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ईशा तुम शांत हो जाओ, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच साबित होने पर वो खुद तुमसे माफी मांगेगी। मैं खुद उन्हें तुमसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। विराज ने सभी को घूरकर बेहद सर्द आवाज में कहा, हो क्या रहा है यहाँ पर? इतना तमाशा किस चीज का? विराज की आवाज सुनकर कौशल्या जी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज बेटा तुम। कौशल्या जी की आवाज सुनकर विराज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मिसेज राठौर आप, व्हाट हैपेंड? कौशल्या जी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी यह चाची, उसने मेरा 2000 करोड़ का नेकलेस चुराया है। हमें हमारा नेकलेस चाहिए। हमने वह ऑक्शन से 500 करोड़ में खरीदा था। वह इंग्लैंड की क्वीन का था। कौशल्या जी की बात सुनकर विराज ने खुशी की तरफ देखकर उसे आंखों के इशारे से डीजे के पास जाने के लिए कहा। खुशी भी चुपचाप कुछ दूरी पर खड़े डीजे के पास आकर खड़ी हो गई। डीजे ने खुशी को अपने पास खींचते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आपने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा ली? डीजे की बात पर खुशी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हैंडसम जादू, यहाँ पर क्या हो रहा है? डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस छोटा सा तमाशा एंजॉय कीजिए, हम भी वही कर रहे हैं। डीजे की बात सुनकर खुशी सब कुछ देखने लगी। विराज ने कौशल्या जी की तरफ देखा और फिर ईशा जी की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी मिसेज राठौर, वह क्या है ना, मेरी चाची को छोटी मोटी चीज चुराने की आदत है। हो सकता है कि इस बार उन्होंने आपके नेकलेस को चुरा लिया हो। आप फिक्र मत कीजिए, आपका नेकलेस आपको वापस मिल जाएगा। विराज की बात सुनकर सिंघानिया परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वहीं ईशा जी ने गुस्से से कहा, विराज तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने क्या चुराया है? ईशा जी की बात सुनकर विराज ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, चाची जी, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को होती है चोरी करने की आदत। आप तो माल से भी कपड़े चुराती है, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर से भी सामान चुराती है, तो फिर नेकलेस चुराना तो आम बात हो गई। विराज की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग ईशा जी को लेकर बातें बनाने लगे। राम सिंघानिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, विराज आपका दिमाग खराब हो चुका है।
आप अपनी चाची के बारे में ऐसे बकवास कैसे कर सकते हैं? राम सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था कि सब लोगों ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। कहते हुए विराज सब की तरफ देखने लगा। उसने मजाक किया है। मेरी चाची क्यों चोरी करेंगे? मेरी चाची तो बहुत प्यारी है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। विराज ने यह बात तो कह दी थी पर आप सब लोग ईशा जी पर हंस रहे थे। ईशा जी की आंखों में इस वक्त बेइज्जती की वजह से आंसू आ गए थे। वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। अनुज जी ने गुस्से से विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ ईशा। इस वक्त गुस्सा करने से सब कुछ खराब हो सकता है। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले जिस पार्टी में वह शो ऑफ कर रही थी, अब इस पार्टी में सब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। विराज ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है, वह जल्दी ही नेकलेस को ढूंढ लेंगे। जिस किसी ने नेकलेस चुराया होगा वह गुनहगार तो सामने आ ही जाएगा। विराज ने इतना कहा कि था कि वहां पर 2 बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में एक बेहद कीमती हार लेकर आ गए। उसे देखते ही कौशल्या जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही है हमारा हार। कहाँ था ये? कौशल्या जी की बात पर बॉडीगार्ड ने उनके सामने सर झुकाते हुए कहा, यह हार हमें बाहर एक आदमी के हाथ में मिला, शायद वह कोल्ड ड्रिंक साफ करने वाला वेटर था। हमने उसे पकड़ लिया है और इस वक्त वह बाहर है। ये लीजिए। कहते हुए बॉडीगार्ड्स ने उसे हार को कौशल्या जी को वापस दे दिया। कौशल्या जी ने हार को अपने गले में पहनते हुए कहा, हम कितना ज्यादा डर गए थे। कौशल्या जी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज राठौर अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरी चाची चोर नहीं है। देखिए उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। आप उन्हें सॉरी कह दीजिए। बेचारी को काफी बुरा भला कह दिया आपने। विराज की बात सुनकर कौशल्या जी ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और ईशा जी की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में कहा, हमें माफ कर दीजिए, वो हम कुछ ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए हमने आप पर इल्जाम लगा दिया। कौशल्या जी की बात पर ईशा जी ने कुछ नहीं कहा। बेइज्जती की वजह से उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सिंघानिया परिवार भी गुस्से से विराज को देख रहा था पर विराज को उनमें से किसी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो चुकी थी और लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। कुछ चुनिंदा मेहमान ही वहां पर मौजूद थे। इस वक्त विराज भी डीजे और खुशी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। खुशी लगातार बकबक कर रही थी और डीजे और विराज हमेशा की तरह उसके बकबक सुन रहे थे। डीजे ने हंसते हुए कहा, काफी अच्छा काम किया आपने, हम इम्प्रेस हुए। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था सब कुछ। हमें तो लगा था कि पार्टी बोरिंग हो जाएगी बट आपके रहते हुए कुछ बोरिंग कैसे हो सकता है। डीजे की बात सुनकर विराज ने खुशी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जो कोई भी मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट करेगी मैं उसकी पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट करूंगा। कहते हुए विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सख्त हो गए। उसकी बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं आप प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, हम जा रहे हैं। वैसे भी सच में आप बूढ़े हो रहे हैं। कहते हुए डीजे में गहरी सांस ली और खुशी के माथे पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट मेरा शेर बच्चा। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट हैंडसम दादू। कहते हुए खुशी ने विराज की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हमें नींद आ रही है, हमें गोदी ले लो ना। विराज ने खुशी की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। खुशी ने भी उसके सीने पर अपना सर रख लिया। विराज खुशी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि राम सिंघानिया ने गुस्से से उसके सामने आते हुए कहा, विराज यहीं रुकिए, हमें आपसे अभी के अभी बात करनी है। राम सिंघानिया के साथ साथ सिंघानिया परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाइए, मेरी प्रिंसेस को नींद आ रही है, मैं उसे सुलाकर आता हूँ, उसके बाद आपको जो बकवास करनी है कर लेना। विराज की बात सुनकर राम सिंघानिया चुपचाप उसके रास्ते से हट गए।
विराज ने ऊपर रूम में आकर खुशी को बेड पर लेटा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपने कपड़े चेंज कर लो खुशी। विराज की बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं हमें नींद आ रही है। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा जाकर कपड़े चेंज करो। विराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर खुशी चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वह अपना कार्टून वाला नाइट सूट पहनकर वापस आ चुकी थी। उसका मुंह फुला हुआ था। विराज ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट, मैं अभी आता हूँ, आप सो जाओ। कहते हुए विराज ने खुशी को बेड पर लेटाया और उसे कंबल से कवर करके रूम का दरवाजा बंद करके नीचे आ गया। लिविंग रूम में पूरा सिंघानिया परिवार उसे ही देख रहा था। विराज के नीचे आते ही राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी थी, आपने पूरे पार्टी में ईशा की इंसल्ट क्यों की? आपने जानबूझकर उनकी इंसल्ट करने के लिए सबके सामने ये कहा कि वो मॉल से कपड़े चुराती है, ग्रोसरी से सामान चुराती है। सिंघानिया परिवार की छोटी बहू को सामान चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? जो आप कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। सब लोग ईशा पर और हमारे परिवार पर हंस रहे थे। हमारी ही पार्टी में आपने हमारा मजाक बनाकर रख दिया। राम सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने कुछ भी नहीं कहा। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ ईशा सिंघानिया की तरफ देखा, जो सिसक रही थी। विराज ने एटीट्यूड से राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी प्यारी बहू ने गलती की थी। मैंने उसी की पनिशमेंट दी है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस मजाक किया था। अब लोगों ने मजाक को सच समझ लिया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। राम सिंघानिया की बात सुनकर ईशा जी ने गुस्से से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मैंने कभी कहा भी नहीं कि तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, पर इस तरह से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। मेरी खुद की घर की पार्टी में मेरा मजाक बनाया गया। ईशा सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी इंसल्ट का ख्याल तब करना चाहिए था जब आप मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट कर रही थी। उसे अनाथ कहा था ना, उसे रुलाया था ना, यह उसी का हिसाब है। आप सबको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी प्रिंसेस से दूर रहिए। उसकी आंखों में अगर आप लोगों की वजह से एक आंसू की बूंद भी आई ना तो आप लोगों को जिंदगी भर रुलाऊंगा। विराज की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार उसे हैरानी से देखने लगा। आरती जी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उनके चेहरे पर भी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। विराज ने ईशा सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बस ट्रेलर था, पर अगली बार मेरी प्रिंसेस को रुलाने की कोशिश की तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मैसेज ईशा सिंघानिया। यह विराज सिंघानिया का प्रॉमिस है। कहते हुए विराज उन्हें घूरता हुआ वहां से ऊपर चला गया। विराज की धमकी सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में जा चुका था। ईशा जी ने गुस्से से ऊपर जा रहे विराज की तरफ देखा और फिर आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, देखिए दीदी, आपका बेटा उसे अनाथ लड़की के लिए पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसे हमारे परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। उसे फिक्र है उस अनाथ लड़की की। ईशा जी की बात सुनकर आरती जी ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर वह जानती थी कि आज ईशा जी की कितनी बेइज्जती हुई है। उसके बाद उन्हें कुछ भी कहना गलत होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। अनुज जी ने ईशा जी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ ईशा, चलो। कहते हुए अनुज जी ईशा जी को लेकर वहां से चले गए। राम जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठे हुए थे। विशाखा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी ने गुस्से से कहा, कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? सच में उसे लड़की ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। उसके लिए आज विराज ने पूरे बिजनेस इंडस्ट्री के सामने हमारी बेइज्जती की है। उन्होंने सिर्फ ईशा की नहीं बल्कि सिंघानिया परिवार की बेइज्जती की है। हम विराज को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं।
कहते हुए राम सिंघानिया गुस्से से अपनी छड़ी पटकते हुए वहां से रूम में चले गए। उन्हें इस तरह से गुस्से में देखकर विशाखा जी भी उनके पीछे चली गई। कुछ ही देर में सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। धैर्य और धानी को भी अपनी मां की इंसल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, पर धैर्य कहीं ना कहीं पहले से जानता था कि गलती उसकी मां की ही है, पर जो कुछ भी विराज ने किया था वो कुछ ज्यादा ही क्रूएल था। एक बेटे होने के नाते ईशा जी को इस तरह से तकलीफ में देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह विराज को दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि विराज ने पहले ही पूरे सिंघानिया परिवार को धमकी दे रखी थी कि अगर खुशी को तकलीफ हुई तो वह उन लोगों को भी वह उसे 2 गुना ज्यादा तकलीफ देगा। ये जानने के बाद भी सिंघानिया परिवार खुशी को परेशान करना बंद नहीं करता था। वही पूरे परिवार को धमकी देने के बाद विराज ऊपर अपने रूम में आ गया। उसने खुशी की तरफ देखा, जो कि बेड पर बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर सुकून से सो रही थी। खुशी के चेहरे को देखते ही विराज के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। उसने खुशी के पास आकर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आप मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो। मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। जो कोई भी आपको रुलाएगा मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। यह मेरा आपसे वादा है। कहते हुए विराज ने खुशी के माथे को चूम लिया और वहां से फ्रेश होने के लिए क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद विराज फ्रेश होकर अपने नाइट सूट को पहनकर बाहर आ चुका था। उसने बाहर आकर खुशी को देखा और उसके हाथ से टेडी बेयर को छीनकर साइड में फेंक दिया और खुद बेड पर लेट गया। विराज का एहसास पाते ही खुशी नींद में ही विराज के ऊपर चढ़कर सो गई। विराज ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में खुशी को गले लगाए हुए विराज की भी आंख बंद हो गई और वह भी सुकून से सो गया। दूसरी तरफ दंश के रूम में दंश इस वक्त खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर गार्डन की तरफ देख रहा था। जो कुछ भी पार्टी में हुआ वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने खुद से कहा, तुम्हारा पागलपन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। विराज, खुशी तुम्हारे लिए जरूरी है, पर तुम खुशी के लिए हमारे परिवार को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। दादाजी ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था। जो कुछ भी बचपन में हुआ तुम उसकी सजा अभी भी हम लोगों को नहीं दे सकते। अब हालात बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है, तुम्हें भी बदलना होगा विराज। कहते हुए दंश ने गहरी सांस ली और अपने बेड पर आकर लेट गया। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई और वह भी सुकून से सो गया। अर्जुन जी और आरती जी के रूम में अर्जुन जी बेड पर बैठकर आरती जी की तरफ देख रहे थे, जो कि खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप चांद को देख रही थी। अर्जुन जी ने पीछे से उन्हें गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ आरती? आरती जी ने आंसू भरी आंखों से चांद की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है, बस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गलती का कर ली जिंदगी में। काश हम पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर पाते। काश हम हमारे बच्चों के बीच में किए हुए फर्क को फिर से बदल पाते हैं तो हमारा विराज भी शायद दंश की तरह नॉर्मल होता, इतना गुस्सा नहीं करता, इतनी छोटी छोटी बातों पर हाइपर नहीं होता। हम जानते हैं कि विराज कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, पर ईशा को भी खुशी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह तो जानती है ना कि विराज के लिए खुशी कितनी ज्यादा जरूरी है, फिर उन्हें क्या जरूरत थी खुशी की इंसल्ट करने की। आरती जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने आरती जी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, देखो आरती, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी उस बच्ची के साथ हुआ था उसमें हमारे दोनों बेटों का हाथ है। हमारे दोनों बेटों की वजह से उसके सर से माँ बाप का साया छिन गया, पर उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे। जो कुछ भी हुआ वो गलती की वजह से हुआ था। उसके बदले हम उस लड़की को अच्छी परवरिश देने के लिए तैयार थे। हम अनाथ आश्रम में उसका अच्छे से ध्यान रखवा दे, उसके लिए अलग से केयरटेकर रखवा दे, पर विराज उस बच्ची को लेकर घर में आ गया और उसने उसके पीछे सबको भुला दिया। पहले कम से कम वो हम लोगों से बात तो कर लेता था, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया उसकी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन जी की बात सुनकर आरती जी चुप हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा,
आप तो जानते हैं ना कि विराज के लिए खुशी क्या है। विराज ने खुशी को अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा जहां मान लिया है। जो प्यार बचपन में हम उन्हें नहीं दे पाए, वही प्यार विराज ने खुशी को दिया है। हम चाहकर भी विराज को खुशी से दूर नहीं कर सकते। अगर हमें विराज को फिर से अपनी जिंदगी में लाना है तो हमें खुशी को एक्सेप्ट करना होगा। उसे भी वही प्यार देना होगा जो प्यार हम विराज को देना चाहते हैं। तब शायद हमारा विराज हमें वापस मिल जाए। आरती जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है आरती। तुम उस अनाथ लड़की को अपने परिवार में शामिल करने की बात कर रहे हो। पापा इसके लिए कभी भी रेडी नहीं होंगे। बहुत हो चुकी है फालतू बातें, अब सो जाओ। कहते हुए अर्जुन जी जाकर बेड पर लेट गए। आरती जी ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हम खुशी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, विराज हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। उल्टा वह हमसे दूर होता जाएगा। आप सब लोग क्यों हमारी बात नहीं समझते हो? कहते हुए आरती जी ने अपने आंसू साफ किया और वह भी चुपचाप जाकर अर्जुन जी के बगल में लेट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग विराज का रूम। विराज इस वक्त लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी बाथरूम से खुशी उछलते कूदते बाहर आई। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल उलझे हुए थे। खुशी ने विराज के पास आकर लैपटॉप का साइड में रखते हुए कहा, विराज, हमारे बाल बना दीजिए ना। विराज ने खुशी की तरफ देखा और लैपटॉप को अपने पास खींचते हुए कहा, 5 मिनट। कहते हुए विराज लैपटॉप पर कुछ करने लगा। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप का साइड में रखा और खुशी के उलझे हुए बालों को सुझाने लगा। खुशी बस मुस्कुराते हुए विराज की तरफ देख रही थी। विराज ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, What happened? खुशी ने दांत दिखाते हुए कहा, आपको पता है, नेक्स्ट मंथ हमारे स्कूल की ट्रिप जाने वाली है। क्या आप हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ जाने दोगे? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, आपको इसकी इजाजत नहीं है। मैं आपको हर साल एक बार बाहर घूमने के लिए लेकर जाता हूँ ना। फिर आपको दूसरों के साथ बाहर क्यों जाना है? विराज की बात सुनकर खुशी ने मुंह फुलाते हुए कहा, सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना है। हमारे सारे फ्रेंड्स जाने वाले हैं, फिर आप हमें क्यों नहीं जाने देते हो? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, आप नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। कहते हुए विराज उसके बाल बनाने लगा। वही विराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर खुशी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चेहरा नीचे झुकाकर बैठी रही। विराज ने अब तक उसके बालों को सुलझा दिया था। उसने खुशी के बालों को उलझाकर उसे एक क्यूट सा हेयर बैंड लगा दिया। खुशी का झुका हुआ चेहरा देखकर विराज ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, मासूम शक्ल बनाने से मैं आपकी बातों में फंसकर आपको उनके साथ जाने की इजाजत नहीं देने वाला हूँ। इसलिए ये सारे नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। चलिए, स्कूल के लिए देर हो रही है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कहते हुए विराज ने साइड टेबल पर रखी हुई बेल बजा दी। कुछ ही देर में सर्वेंट उन दोनों का ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आ गया और अपने हाथों से खुशी को ब्रेकफास्ट खिला रहा था और खुशी चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खा रही थी। उसका चेहरा लटका हुआ था पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। विराज भी उससे बात नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद विराज ने टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ किया और उसकी स्कूल बैग उठाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। खुशी कुछ भी नहीं बोल रही थी। विराज जानता था कि खुशी जानबूझकर उसे मनाने के लिए सारी नौटंकी कर रही है, पर विराज भी कहाँ मानने वाला था। उसने खुशी को घूरते हुए कहा, अगर 10 दिन भी बात नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए नौटंकी करना बंद करो और चलो। कहते हुए विराज खुशी का हाथ पकड़कर उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। लिविंग रूम में इस वक्त धानी, धैर्य और अनु रेडी हो चुके थे। अनु इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में थी और धानी 10th स्टैंडर्ड में। धैर्य ने कॉलेज में एडमिशन ले ली थी। कॉलेज भी उनके स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह भी उन दोनों के साथ ही जाता था।
उन तीनों को देखकर खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उन तीनों ने ही खुशी से अपनी नज़र फेर ली। उन तीनों को इस तरह से खुद को इग्नोर करते हुए देखकर खुशी के चेहरे पर उदासी आ गई। एक तो पहले ही वह विराज से नाराज थी और अब वह तीनों से इग्नोर कर रहे थे। विराज सबको इग्नोर करके खुशी को लेकर मेंशन से बाहर आ गया। उनके पीछे पीछे ही धानी, धैर्य और अनु बाहर आ गए। विराज खुशी को लेकर अंदर बैठने ही वाला था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने कॉल उठाकर देखा तो एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। विराज ने कॉल पिक किया और बात करता हुआ कार के पास आ गया। खुशी भी विराज के हाथ छोड़ते ही दौड़ते हुए उन तीनों के पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य, क्या तुम हमसे नाराज हो? खुशी की बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, हमसे दूर रहो वरना क्या पता भाई तुम्हारी वजह से हमारे साथ भी कुछ कर दे। धैर्य की बात सुनकर खुशी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। धानी ने धैर्य के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई चलिए, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। धानी की बात सुनकर धैर्य ने अपना सर हिलाया और धानी और अनु दोनों को कार में बैठने के लिए दरवाजा खोल दिया। वही खुशी की आंखों में धैर्य की बात सुनकर आंसू आ गए थे। धैर्य हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा था, पर आज उसने पहली बार उसके साथ रूड तरीके से बात की थी। खुशी ने आंसू भरी आंखों से धैर्य की तरफ देखा, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था, और धीरे से कहा, हमने क्या किया है? तुम हमसे नाराज क्यों हो? खुशी की बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने इस घर में आकर सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारे आने के बाद हमारी पूरी फैमिली बिखर चुकी है। विराज भाई तुम्हारी वजह से हमसे दूर हो गए। उन्हें तुम्हारे अलावा किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। तुमने हमारे परिवार को तोड़ दिया है। कहते हुए धैर्य जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं खुशी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। खुशी अभी भी आंसू भरी आंखों से धैर्य को जाते हुए देख रही थी। उसने अपने आंसू साफ करके पलटकर विराज की तरफ देखा, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया और दौड़ते हुए विराज के पैरों से आकर लिपट गई। अचानक से खुशी के हाथों की मजबूत पकड़ अपने पैरों पर महसूस करके विराज ने कहा, आई विल टॉक यू लेटर। कहते हुए उसने कॉल कट करके खुशी की तरफ देखते हुए कहा, वॉट हैपेंड खुशी? कहते हुए विराज ने खुशी का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो खुशी की आंखों में आंसू देखकर उसने गुस्से से कहा, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? विराज की बात सुनकर खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमने होमवर्क नहीं किया, हमें पनिशमेंट मिलेगी। खुशी की बात सुनकर विराज के चेहरे पर नॉर्मल रिएक्शन आ गए। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, गलती करोगी तो पनिशमेंट भी भुगतोगी। चलो चुपचाप स्कूल। कहते हुए खुशी को गोद में उठाया और उसे लेकर करके अंदर बैठ गया। खुशी बड़ी हो चुकी थी, पर विराज ज्यादातर उसे अपनी गोद में ही उठाया करता था। खुशी ने भी कुछ नहीं कहा और विराज की गोद में आकर कर में बैठ गई। उसने विराज के सीने पर अपना सर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, विराज क्या हम बुरी बच्ची है? खुशी का सवाल सुनकर विराज ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी ने कुछ कहा? मैंने आपसे कहा था ना, अगर कोई भी आपसे कुछ कहे तो आप सीधा मुझे बताओगी, इस तरह से बकवास नहीं करोगी। खुशी ने विराज की बात सुनकर खुद से कहा, अगर हमने धैर्य के बारे में बता दिया तो विराज धैर्य को पनिशमेंट देंगे। हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, वो तो हमारा दोस्त है ना, शायद वह हमसे गुस्सा होगा। सोचकर खुशी ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कल क्लास में सब लोग बोल रहे थे कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते वो बच्चे बुरे होते हैं, पर उन्होंने हमें नहीं कहा। सच में? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, फालतू लोगों की फालतू बकवास पर ध्यान दोगी तो जिंदगी नहीं जी पाओगी। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लोग तुम्हें गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर तुम्हें गिरना नहीं है। तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें भगाना है, तुम्हें उड़ना है। विराज की बात सुनकर खुशी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने मजबूती से विराज को गले लगाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस आपके साथ रहना है, हमेशा हमेशा।
खुशी की बात पर विराज ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कहा है कि मैं आपको कभी खुद से दूर जाने दूंगा। मैं आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। कहते हुए विराज की पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई। खुशी भी किसी बंदर के बच्चे की तरह विराज से लिपटी हुई थी। आधे घंटे के बाद उनकी कार स्कूल पहुंच चुकी थी। विराज ने खुशी के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मस्ती मत करना और अगर कोई आपसे कुछ कहे तो उसे पीटने से पहले एक बार भी मत सोचना, बाकी मैं देख लूंगा। विराज की बात सुनकर खुशी ने क्यूट सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आप भी खुशी के अलावा किसी और गंदी लड़की के पास मत जाना, ओके। कहते हुए खुशी कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। वही उसकी आखिरी बात सुनकर विराज की आंखें छोटी हो गई क्योंकि खुशी ने पहली बार उससे ऐसी कोई बात कही थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर को कर ऑफिस ले जाने के लिए कह दिया। विराज ने लास्ट ईयर ही अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था और अब वो पूरी तरह से बिजनेस पर ध्यान दे रहा था। खुशी दौड़ते हुए स्कूल के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान पार्किंग एरिया में खड़ी धानी और अनु पर गया। उन दोनों को देखकर खुशी दौड़ते हुए उनके पास आ गई। खुशी को देखते ही धानी और अनु दोनों से इग्नोर करके वहां से जाने लगी। खुशी ने जल्दी से धानी और अनु का एक एक हाथ पकड़ते हुए कहा, आप हमसे गुस्सा क्यों हो? हमने क्या किया? प्लीज हमें बताओ ना। धैर्य भी हमसे गुस्सा था। उसने कहा कि हम बुरे हैं। क्या सच में हम बुरे हैं? खुशी की बात सुनकर धानी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, खुशी हमारा हाथ छोड़ो, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। सिर्फ तुम्हारी वजह से भाई ने मेरी मॉम की इंसल्ट की। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं रखते। तुम्हें पता है मेरी मॉम कितना रो रही थी। धानी की बात सुनकर खुशी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हमने क्या किया? अनु ने थोड़े गुस्से से कहा, तुमने ही सब कुछ किया है। मैंने सुना मॉम कह रही थी कि जब से तुम आई हो भाई हमसे दूर हो गए हैं और सच में भाई हमसे और भी ज्यादा दूर हो गए हैं। पहले वह हमारे साथ बैठकर लंच करते थे, डिनर करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, पर अब वो तुम्हारे साथ रूम में लंच करते हैं, डिनर करते हैं, क्योंकि अगर तुम नीचे आई तो सब लोग तुम्हें कुछ बुरा भला कहेंगे। ये सोचकर भाई तुम्हें भी नीचे नहीं लाते और खुद भी नीचे नहीं आते। तुम हमारी फैमिली में क्यों आए? खुशी कहते हुए वह दोनों वहां से चली गई। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर छोटी सी खुशी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने विराज को उसकी फैमिली से अलग कर दिया हो। वह भी आंसू भरी आंखों से उन दोनों को जाते हुए अच्छी रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। खुशी ने पलटकर देखा तो उसके पीछे श्रुति खड़ी थी। श्रुति जो कि अब 13 साल की हो चुकी थी। खुशी को रोते हुए देखकर उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, खुशी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? श्रुति की बात सुनकर खुशी ने उसे गले से लगाते हुए, धैर्य, धानी दीदी और अनु दीदी हमसे गुस्सा है। वो सब बोल रहे हैं कि हम बहुत बुरे हैं। हमने विराज को उनकी फैमिली से दूर कर दिया। हमने उनके घर में आकर उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। क्या सच में हम बुरे हैं? खुशी की बात सुनकर श्रुति ने उसे समझाते हुए कहा, वो इस वक्त गुस्से में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने तुमसे पिछली बार ही कहा था ना, जो होता है भगवान जी की मर्जी से होता है। क्या भगवान जी किसी के साथ गलत कर सकते हैं? श्रुति का सवाल सुनकर खुशी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देखकर श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, पर भगवान जी ने ही तो विराज को तुम्हारी लाइफ में भेजा है। विराज तुम्हारे प्रोटेक्टर है। तुम्हारे पास भी फैमिली है, तुम्हारे गार्डियन है। विराज तुम्हारे सब कुछ है। इसलिए कभी भी यह मत समझना कि तुमने उनकी लाइफ में आकर कुछ गलत किया है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और चलो क्लास में, हमें देर हो रही है। कहते हुए श्रुति ने खुशी का हाथ पकड़ लिया और उसे क्लास की तरफ लेकर जाने लगी। श्रुति की बात सुनकर अब खुशी का दिल हल्का हो चुका था। उसने अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच श्रुति,
तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। श्रुति ने मुस्कुराते हुए खुशी की तरफ देखकर उसके गाल खींचते हुए कहा। और तुम एक नंबर की इडियट हो। छोटी छोटी बात पर रोने क्यों लगती हो? तुम तो विराज की स्ट्रांग खुशी बनना चाहती हो ना, तो स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये रोने की गंदी आदत छोड़नी होगी। श्रुति की बात सुनकर खुशी ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। वो दोनों क्लास में आ चुकी थी। इस वक्त खुशी 8th स्टैंडर्ड में थी। श्रुति और खुशी अगर हमेशा की तरह अपने क्लास के सेकंड बेंच पर बैठ गए। खुशी की रियल आइडेंटिटी के बारे में स्कूल में कोई भी नहीं जानता था, पर सब लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे, जिसकी वजह थी कि टीचर ने पहले ही उन्हें वार्निंग दे रखी थी कि कोई भी खुशी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेता था तो वह मार पिटाई करने से पहले पीछे नहीं हटती थी। खुशी को सब लोग दबंग के नाम से भी जानते थे। खुशी ने क्लास में नज़र घुमाकर देखा और कहा, श्रुति, हमने आज होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। क्या टीचर हमें पनिशमेंट देगी? क्लास में बाकी लोगों ने कर लिया होगा। क्या अगर हमारे साथ 2-3 लोगों ने नहीं किया होगा तो कितना अच्छा होगा? खुशी की बात सुनकर श्रुति उसे घूरने लगी। उसने थोड़े गुस्से से कहा, अगर तुमने 2 दिन में होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो 2 दिन तक तुम क्या कर रही थी? खुशी ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे वो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर कल हमारे विराज का बर्थडे भी तो था, इसलिए हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। बताओ ना, अब हम क्या करें? वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी क्लास में क्लास टीचर आ गई। वो दोनों चुपचाप क्लास अटेंड करने लगी। इसी तरह से 3 क्लास हो गई। शायद आज खुशी की किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से उसने जिस सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया था वो टीचर स्कूल आए ही नहीं थे। खुशी ने खुशी से उछलते हुए कहा, कितना अच्छा हुआ ना मिश्रा सर स्कूल ही नहीं आए, अब हमें कोई पनिशमेंट नहीं देगा। खुशी की बात सुनकर श्रुति ने कहा, बदमाश लड़की, अगली बार से ऐसे होमवर्क को अधूरा मत छोड़ना, पढ़ाई का नुकसान होगा और साथ में तुम्हें पनिशमेंट में मिलेगी, और तुम्हारे विराज को पता चला तो वह भी गुस्सा करेंगे। श्रुति की बात सुनकर खुशी गले से लगाते हुए कहा, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा अब चलो ना, हमें भूख लगी है, लंच ब्रेक हो चुका है। खुशी की बात सुनकर श्रुति ने अपना सर हिला दिया। वो दोनों लंच करने के लिए कॉरिडोर से कैंटीन की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ते हुए उनके पास आ गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, खुशी, कुणाल तुम्हें बुला रहा है, उसे कुछ हो गया है। वह ग्राउंड में गिर गया। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर खुशी ने उसे घूरते हुए कहा, अगर वह नीचे गिर गया तो वह मुझे क्यों बुला रहा है? क्या मैं उसे उठाकर लेकर आऊंगी? खुशी की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, पता नहीं वह तुम्हें बुला रहा है, प्लीज चलो ना, वह बहुत रो रहा है, उसे बहुत गहरी चोट आई है। उस लड़की की बात सुनकर खुशी ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, चलो श्रुति, हम देख लेते हैं। कुणाल को चोट लगी है, वो हमेशा होमवर्क में मेरी हेल्प करता है। खुशी की बात सुनकर श्रुति ने कहा, ठीक है चलो। वह दोनों चलते हुए ग्राउंड के पास आ गई। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उनकी क्लासमेट वहां पर मौजूद नहीं थी। खुशी ने तो हैरानी से कहा, ये कहाँ चली गई? खुशी ने इतना कहा ही था कि उसे कुणाल की आवाज़ सुनाई दी। खुशी कुणाल की आवाज़ सुनकर खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो कुछ दूरी पर कुणाल खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। कुणाल भी 13 साल का ही था और वो खुशी का क्लासमेट था। क्लास में सबसे ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट बच्चा जो हमेशा खुशी की मदद करता था। खुशी ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, कुणाल, वह लड़की तो कह रही थी कि तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें चोट नहीं लगी तो फिर हमें क्यों बुलाया? कुणाल ने खुशी के पास आकर श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, श्रुति, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? कुणाल की बात सुनकर श्रुति ने थोड़े गुस्से से कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने क्यों झूठ बोलकर खुशी को यहाँ पर बुलाया है? पहले ये बताओ, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। श्रुति की बात सुनकर कुणाल ने थोड़े गुस्से से कहा, खुशी प्लीज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। श्रुति से कहो ना कि
वह थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुशी ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा। श्रुति प्लीज थोड़ी देर के लिए। श्रुति ने खुशी को घूरते हुए कहा। ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं पर हूँ। कहते हुए वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। खुशी ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी बोलो, मुझे भूख लगी है, लंच करने के लिए जाना है। कुणाल ने आसपास नजरें घुमाकर देखा। इस वक्त कोई भी इस तरफ मौजूद नहीं था। वह जल्दी से खुशी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर खुशी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कुणाल को घूरते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। आई लव यू खुशी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्लीज मना मत करना। हमारे क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं। सबने मुझे प्रपोज किया पर मुझे कोई पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। खुशी ने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने सामने घुटनों का बल बैठे कुणाल को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहें। खुशी को चुप देखकर कुणाल ने प्यार से कहा, खुशी प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो ना। हम बड़े होने तक डेट करेंगे और उसके बाद शादी। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ और इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज खुशी। कुणाल की बात सुनकर खुशी जल्दी से पीछे हट गई। उसने कुणाल को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो, हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली बार से हमसे बात मत करना वरना तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कहते हुए खुशी गुस्से से पलटकर वहां से जाने लगी। कुणाल ने दौड़ते हुए जाकर खुशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, खुशी प्लीज ऐसे मुझसे दूर मत जाओ। प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में, हमारे क्लास में सबकी गर्लफ्रेंड है पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहता। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। प्लीज खुशी, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आऊंगा तो मैं जो चाहिए वह लाकर दूंगा पर प्लीज। खुशी ने गुस्से से कुणाल को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, हमसे दूर रहो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे पास आए और अगली बार से हमारे सामने भी मत आना। अब से हम तुम दोस्त भी नहीं है। कहते हुए खुशी गुस्से से वहां से जाने लगी। कुणाल ने जबरदस्ती उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, खुशी तुम ऐसे मुझे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दुख नहीं जाने दूंगा। कुणाल जबरदस्ती खुशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे खींच रहा था। खुशी ने कुणाल को धक्का देने की कोशिश की पर कुणाल और उसे हाइट में भी ज्यादा बड़ा था और उसकी ताकत भी खुशी के सामने ज्यादा थी। खुशी अपने हाथों को कुणाल से दूर नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो हमें। अगर हमने हमारे विराज को बता दिया ना तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो बहुत खतरनाक है। खुशी की बात सुनकर कुणाल ने इरिटेट होते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैं किसी विराज से नहीं डरता पर तुम इस तरह से मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकती। मैं हमारे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का हूँ और सारी लड़कियाँ मुझसे दोस्ती करना चाहती है और इनफैक्ट सब तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है पर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं इस तरह से तुम्हें अपनी इंसल्ट करके यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहना होगा, मतलब कहना होगा। कुणाल अब जैसे जबरदस्ती पर उतर आया था। खुशी ने गुस्से से कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, रुको तुम। कहते हुए खुशी ने गुस्से से कुणाल के बालों को पकड़ा और जोर जोर से खींचने लगी। कुणाल ने गुस्से से खुशी के दोनों हाथों को अपने बालों से हटाकर उसे धक्का देते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो। कुणाल के धक्का देने की वजह से खुशी ग्राउंड पर घुटनों के बाल गिर गई, नीचे गिर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। नीचे गिरे हुए कंकड़ उसके घुटनों में लग गए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, जंगली कहीं के। कहते हुए खुशी गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसकी स्कर्ट के नीचे उसके घुटनों पर चोट लग गई थी और हल्का हल्का खून भी निकल रहा था पर खुशी इस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। कुणाल ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, खुशी मैं तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता था पर तुमने मेरे बाल खींच लिए, मुझे गुस्सा आ गया।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ हमारी बहस को भूल जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। तुम जानती नहीं मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। तुम तो अनाथ हो ना। मेरी फैमिली तुम्हें अपनी फैमिली की तरह रखेगी। सच में। कुणाल के मुंह से दोबारा खुद के लिए अनाथ सुनकर खुशी ने गुस्से से उसके पास आकर एक जोरदार लात उसके टांगों के बीच में मारते हुए कहा, हम अनाथ नहीं है। हमारे पास हमारे हैंडसम दादू और हमारे विराज है। समझ आया तुम्हें? खुशी के टांगों के बीच में लात मारते ही कुणाल घुटनों के बाद ग्राउंड में गिर गया। उसे विराज ने ही ये तकनीक सिखाई थी कि जब भी कोई लड़का उसे परेशान करे या उसके पास आने की कोशिश करे तो वो इसी तरह से कि उसे लड़के के टांगों के बीच मारे, और आज विराज की सिखाई गई तकनीक खुशी के काम आ गई थी। कुणाल ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कहते हुए कुणाल चिल्ला रहा था। खुशी ने एटीट्यूड से अपनी दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, हमें छुई मुई समझने के बारे में सोचना भी मत। हम हमारे हैंडसम दादू की शेरनी है और हमारे विराज की स्ट्रांग खुशी। समझ आया तुम्हें? इसलिए अगली बार से हमारे रास्ते में भी बताना और दोबारा ये प्यार का पुराण लेकर तो हमारे सामने आना ही मत, वरना सारे के सारे दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। कहते हुए खुशी गुस्से से तेज कदमों से चलती हुई गार्डन से बाहर आ गई। बाहर श्रुति उसका इंतजार कर रही थी। खुशी को इस तरह से गुस्से में देखकर श्रुति ने कहा, क्या हुआ है खुशी? श्रुति के सवाल पर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं। उसके सर पर प्यार का भूत सवार हो गया था, जो कि हम उतार चुके हैं। कहते हुए खुशी ने एक शैतानी मुस्कुराहट पास कर दी। खुशी की बात सुनकर श्रुति ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तुम्हारे साथ उसकी अच्छे से धुलाई करती। श्रुति की बात सुनकर खुशी ने अपने बालों को एटीट्यूड से कान के पीछे करते हुए कहा, अरे उसके लिए तो हम अकेले ही काफ़ी है। आखिर हम हमारे हैंडसम दादू की शेरनी है। शेरनी किसी से नहीं डरती, अपने शेर से भी नहीं। कहते हुए खुशी हंसने लगी। खुशी की बात सुनकर श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम विराज से नहीं डरती? श्रुति की बात सुनकर खुशी ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं। हम उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि हम तो बस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमसे बड़े हैं ना, इसलिए। खुशी की बात सुनकर श्रुति हंसने लगी। दोनों वापस कैंटीन में आ चुकी थी और मजे से अपना लंच कर रही थी। खुशी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कुणाल इस वक्त की हालत में होगा। हमेशा से विराज ने उसे यही सिखाया था कि जब कोई उसे परेशान करे, वह सामने वाले पर अटैक करने से पहले कभी भी ना सोचे। बाकी सब कुछ वह संभाल लेगा। विराज की बदौलत ही वह आज इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि क्लास में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था, ना कोई उसका मजाक उड़ाता था। लंच के बाद खुशी और श्रुति दोनों क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी वही क्लास में जो पहले कुणाल के बुलाने पर खुशी को बताने के लिए गई थी, वह दौड़ते हुए श्रुति और खुशी के पास आ गई। उसे देखते ही खुशी ने गुस्से से कहा, शीतल तुम दोबारा हमारे पास क्यों आई हो? पहले तुमने झूठ बोलकर हमें उस नालायक कुणाल के पास भेजा और अब क्या करना चाहती हो? खुशी की बात सुनकर शीतल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। कुणाल के पेरेंट्स आए हैं। तुमने कुणाल को मारा है, इसलिए प्रिंसिपल सर तुम्हें अभी के अभी केबिन में बुला रहे हैं। शीतल की बात सुनकर खुशी की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से शीतल की तरफ देखते हुए कहा, अगर इस बार तुमने कुछ झूठ कहा होगा ना तो उसके साथ साथ हम तुम्हारा भी मुंह तोड़ देंगे। कहते हुए खुशी ने अपना छोटा सा मुक्का शीतल को दिखाया। शीतल ने डरते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ। सच में प्रिंसिपल सर तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद चलकर देख लो। श्रुति ने खुशी की तरफ देखा और कहा, चलो खुशी देख लेते हैं कि आखिर वह लंगूर दोबारा कौन सा नाटक कर रहा है। कहते हुए श्रुति खुशी का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल के केबिन के पास आ गई। केबिन के पास आते ही खुशी ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़ो, हम खुद अंदर जाकर देखते हैं कि
आखिर माजरा क्या है? श्रुति ने कहा। पर खुशी ने हंसते हुए कहा, अरे हम बहुत स्ट्रांग है। कहते हुए खुशी अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान कुणाल पर गया, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा लाल नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बेहद गहरी चोट लगी हो। खुशी को देखते ही प्रिंसिपल सर अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, खुशी बेटा, अपने कुणाल को क्यों मारा? वह तो इतना अच्छा बच्चा है। प्रिंसिपल की बात सुनकर खुशी कुछ कहती उससे पहले ही कुणाल की मां को की बगल में खड़ी थी। उन्होंने गुस्से से खुशी के पास आकर उसके बालों को खींचते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को वहां पर मारने की? अगर तेरी वजह से उसे कुछ हो जाता तो समझती क्या है तू खुद को? सुना है कि तू अनाथ है। बिना माँ बाप के लावारिस बच्चे ऐसे ही होते हैं। कहते हुए कुणाल की माँ गुस्से से खुशी के बाल खींच रही थी। खुशी जी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुणाल की माँ अचानक से इस तरह से उठकर टूट पड़ेगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। कहते हुए खुशी उसे मोटी सी औरत को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करने लगी। प्रिंसिपल सर जल्दी से चलते हुए खुशी और उसे औरत के पास आ गए। उन्होंने गुस्से से उन दोनों को दूर करते हुए कहा, मिसेज श्रीवास्तव, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? आप जंगली हो जैसी हरकतें क्यों कर रही है? बच्ची है वह, छोटी सी गलती आपके बेटे की भी हो सकती है। प्रिंसिपल सर अच्छे से जानते थे कि जेर अगर खुशी को एक खरोच भी आई तो विराज स्कूल के साथ साथ उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देखा और वह अपने स्कूल को बर्बाद होने तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। खुशी ने गुस्से से कुणाल की मां की तरफ देखा। उसके बाल बिखेर चुके थे और उसे अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। प्रिंसिपल सर ने उसे अपने करीब किया हुआ था। कुणाल की मां मिसेस रीना श्रीवास्तव ने गुस्से से प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए कहा, आप क्यों इस अनाथ लड़की की इतनी तरफदारी कर रहे हैं? इसने मेरे बेटे की क्या हालत कर दिया। देखिए उसका चेहरा। आपको नहीं पता कि लड़कों का वह पार्ट कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है। सोचिए, अगर इसकी वजह से फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या ये लड़की उसकी भरपाई कर पाएगी? आखिर क्या था मेरे बेटे ने, जो इस अनाथ ने मेरे बेटे के साथ यह सब कुछ किया? बार बार खुद के लिए अनाथ सुनकर खुशी ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर कुणाल की मां के सर पर मारते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अनाथ नहीं है हम, हमारे पास हमारे विराज है। खुशी का फेंका हुआ पेपर वेट सर पर लगते ही कुणाल की मां ने अपना सर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, कितनी बदतमीज है यह लड़की। कुणाल के फादर भी गुस्से से खुशी को घूर रहे थे। प्रिंसिपल सर ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, खुशी बेटा, आप शांत हो जाओ। हम शांत नहीं होंगे, हमने कहा ना, हम अनाथ नहीं है, फिर भी सब लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कितनी बार कहे कि हमारे पास हमारी फैमिली है। अगली बार से अगर किसी ने भी हमें अनाथ कहा ना तो हम उसका सर पटक पटक कर फोड़ देंगे। खुशी का गुस्सा देखकर प्रिंसिपल सर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वही मिस्टर श्रीवास्तव, जो कि अब तक चुप थे, उन्होंने गुस्से से खुशी की तरफ देखते हुए कहा, अनाथ होकर कितनी जबान चलती है इस बदतमीज लड़की की। इसे अभी के अभी स्कूल से निकालिए प्रिंसिपल सर, वरना मैं आपके स्कूल को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर श्रीवास्तव की बात सुनकर प्रिंसिपल सर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। मिस्टर श्रीवास्तव भी काफी बड़े बिजनेसमैन थे। प्रिंसिपल सर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उनके पास खड़ी ये लड़की माफिया किंग की होने वाली क्वीन थी, जिसके साथ अगर कुछ भी गलत होता तो स्कूल के साथ वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और सामने खड़ा इंसान भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा परेशानी में आ चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खुशी ने मिस्टर श्रीवास्तव की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आपको नहीं लगता कि आपको प्रिंसिपल सर को धमकी देने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आपके प्यारे बेटे ने क्या किया है? सर, आप और आपकी वाइफ इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। खुशी की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तेरी औकात नहीं है अनाथ लड़की की, तू मुझसे बात कर सके, इसलिए अपनी जबान को बंद रख।
खुद के लिए दोबारा अनाथ सुनकर खुशी ने गुस्से से कहा, लगता है अपने बेटे की तरह आप दोनों की भी बुद्धि घास करने के लिए चली गई है।